संजय राय साहब, इस बजट को लेकर जिस तरह से मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था, चुनावी राज्यों के हिसाब से कुछ ऐसी चीजें लाई जाती, या तो इस वजह से जो आपने शुरुआत में कहा कि कुछ ऐसा नजर नहीं आया, तो क्या यह वजह भी रही कि सरकार ने इस चीज को भी सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम चुनावी राज्यों के हिसाब से कुछ नई चीजें लाते हैं या वहां पर कुछ फायदा पहुंचे, इसको लेकर इस बजट में प्रावधान करते हैं तो फिर वो भी आरोप लगने लगेंगे, तो इसलिए बचाया गया अपने आप को इससे? बचाया भी गया और लाया भी गया। अब अच्छा। क्रिप्टो करेंसी है, आज क्रिप्टो करेंसी का नाम लिया कि हम डिजिटल करेंसी ला रहे हैं, तो आप ये लगाइए कि कितने परसेंट लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कितने लोग शेयर मार्केट को पहचान सके हैं और जान सके हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग मैं खुद इन्वेस्ट नहीं करता शेयर मार्केट में, कब पैसा डूब जाएगा नहीं पता, कब किस समय, अब मार्केट चढ़ रही है उतर रही है, कितना देर उस पर नजर रखेगा कोई। इसी तरह से इस क्रिप्टो करेंसी यानी कि डिजिटल करेंसी को कर रहे हैं। आज हम फ़ोन पे इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फ़ोन हैक हो जाते हैं, कभी नेटवर्क नहीं आता, ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क ही नहीं आता। हाँ, 5G ला रहे हो, 5G जब तक आएगा तब तक तो पता नहीं कितनों के अकाउंट खाली हो चुके होंगे। आप लाए थे जनधन योजना करके लाए थे अकाउंट्स, कितने के अकाउंट में? सबको 3,000 रुपये मिनिमम रखने हैं। अब लगे जनधन अकाउंट में जीरो बैलेंस पे किया गया, बैंकों ने अपनी नई नई पॉलिसी लगा करके वो 3,000 मिनिमम रखने हैं। उन गरीबों के ऊपर बीमार पड़ी, सारे खाते बंद हो चुके, वो पैसे कहाँ गए, किसके पास है नहीं पता। आप लाए कृषि बीमा कितनों ने कराई? इतना बारिश हुआ इस गेहूं पे इस फसल पे कितनों ने बीमा कराया था? किसी को पता था? नहीं मालूम। तो जी सरीन जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, वित्तीय घाटे की बात हुई है, विपक्ष ने सवाल उठाया है कि वित्तीय घाटा तो है और बजट में विजन बहुत बड़ा दिया गया, लेकिन ये पैसा आएगा कहां से ये नहीं बताया गया। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये तो बजट गरीबों का है कि नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वित्तीय घाटा हमने पहले भी डिस्कस किया, वित्तीय घाटा तो है और वित्तीय घाटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 4.5, और ये फिजिकल घाटा जो है वो 6 के करीब है। तो घाटा तो है और हर साल होता है, और इसको कैसे वो कोप अप करेंगे, बिल्कुल ठीक है कि उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। अब ये अगले साल भी जब हम बजट पे बैठेंगे तो ये फिजिकल घाटा उस दफ़ा भी होगा। मैंने पहले भी कहा कि ये सेंटर का नहीं, स्टेट्स में भी फिजिकल घाटा आता ही आता है। और इस फिजिकल घाटा का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि इसको पूरा करने के लिए हमें और लोन लेना पड़ेगा। जब हम लोन लेते हैं तो फिर इकॉनमी वीक होती है, क्योंकि जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे कहाँ लगाएंगे, कैसे हम उन योजनाओं को, जो एक योजनाएं जो हम इतनी सारी घोषणा करते हैं, उस योजनाओं पे पैसा कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे? अगर हम लोन लेके ही इन्वेस्ट करेंगे तो फिर उसका भार जो है वो बजट पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये वित्तीय घाटा जो है इसको किसी तरीके समझ में नहीं आता कैसे कम करेंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पैसा का पता ही नहीं कहाँ से आना है। बिल्कुल, एक टिप्पणी मैं केशव गर्ग जी से भी लेना चाहूंगी। देखिए, वित्तीय घाटे की बात विपक्ष भी उठा रहा है और सरकार ने भी माना कि वित्तीय घाटा है। ऐसे में ये जो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं दे दी गई हैं, इतना बड़ा एक विजन दिया गया है, जब 100 साल का भारत होगा तो बहुत कामयाब भारत होगा, लेकिन ये होगा कैसे, वो भी स्थिति में जब घाटा इतना बढ़ रहा है? बात याद कराना चाहता हूँ कि जब 2020 में लॉकडाउन लगा था और यही माननीय वित्त मंत्री जी आए थे और उन्होंने कहा था कि हम दुनिया का सबसे बड़ा एक रिलीफ पैकेज लेकर के आ रहे हैं। कुछ अगर मैं फिगर मुझे अगर गलत ना हो तो 20 लाख करोड़ रुपए की बात की गई। अब उस टाइम पर आप ये देखिए, 20 लाख रुपए छोड़िए, 20 रुपये तक का बेनिफिट किसी एक आम आदमी को हुआ हो तो आप बता दीजिए। तो ये मैं बहुत पहले से, जब 2014 में ये पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री आए थे तो मैं बहुत खुश था कि गुजरात मॉडल को लेके शायद यहाँ पे भी कुछ होगा। लेकिन आज के दिन सिचुएशन ये है कि आप एक एक्साइटमेंट के साथ, एक सोच के साथ एक बजट को सुनने बैठते हैं और 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपको समझ में आता है कि आप 2-3 श्लोक सुन रहे हैं और खाली हाथ, कुछ भी नहीं, और सिर्फ फिगर्स बड़ी बड़ी। आप अगर गौर से स्पीच को देखें, उन्होंने एक एक लाइन के अंदर एक एक सेक्टर को खत्म कर दिया। आप एमएसएमई की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, कुछ भी नहीं है। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इतना ये शोर मचा रहे हैं और इन्होंने कहा कि आरबीआई एक अपना वर्चुअल करेंसी लेकर के आएगा। क्या इंडिया उसके लिए तैयार भी है या सिर्फ एक सपना दिखाया जा रहा है? क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी का बेसिस होता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कि मेरा प्रॉपर्टी भी डिजिटलाइज हो चुका है, मेरे सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डिजिटलाइज हैं,
हेल्थ डिजिटलाइज है, मेरी एजुकेशन डिजिटलाइज है, तब जाकर के ये कहीं क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी की बात आती है। क्या आप तैयार हैं? प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड तो हमारे देश में अभी तक बना नहीं है, तो आप किस चीज को, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? ठीक है। और जी गुरदीप जी, 20 लाख करोड़ का पैकेज आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया था कोरोना के संकट काल में, जिक्र हुआ, बहुत सारी बातें हुई। तो जब बजट पेश होता है, एक बहुत ही आम इंसान वाला मेरा आपसे सवाल है, तो भाई हमने पिछली बार क्या किया, ये हमारे पास पैसा था, इतना खर्च किया, अब इतना बचा है, इतना हम अरेंज करेंगे, फिर इसको इस तरह से खर्च करेंगे, तो वो चीज़ें क्या नज़र आई, या और क्या वो आनी भी चाहिए नज़र? लोगों को जानने का हक है, देश के लोगों को। मैं एक चीज यहाँ पर और ऐड करना चाह रहा हूँ छोटी सी, जी, कि जब आप 20 लाख करोड़ रुपए की बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी को पीएम केयर फंड के लिए एक अपील करने आने की क्या जरूरत पड़ी, जब आप सक्षम थे, आप खुद कर सकते थे। तो आपके पीएम एक तरफ तो केयर फंड के लिए ठीक है। लोगों से अपील करने आए, और दूसरी तरफ आप 20 लाख करोड़ का पैकेज लाए। सिमिलरली यही इसी बजट में भी यही काम हो रहा है। जी गुरदीप जी, तो उस पैकेज में क्या आपको नजर आता है कि कितना खर्च हुआ होगा, कितना खर्च होना चाहिए, किस तरह से व्यवस्था की गई होगी, और आपके इसके अलावा और भी जो भी आपके जहन में बातें हों? आया था प्रावधान 20 लाख करोड़ का रिलीफ के लिए, प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में भी गया। उसका डायरेक्टली तो कहीं हमें कुछ नज़र नहीं आया, इनडायरेक्टली कुछ हुआ हो तो वो अलग अलग सेक्टर्स में गया, कुछ स्कीम्स आई, लेकिन उसका रिजल्ट्स कहीं हमें डायरेक्टली नज़र नहीं आया। अगर हम बात करें कि अब जो सा ये एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं या रिसोर्स जनरेशंस कैसे होंगे, तो अभी जो हम पीपीपी मॉडल देख रहे हैं, इसके पीछे मैं सोचता हूँ कि जो इन कमिंग टाइम्स में अगर हमारे रेवेन्यू जनरेशन होनी है तो ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से ही एक तो पैसा आएगा, और जो डिजिटल करेंसी की हम बात कर रहे हैं, इसके पीछे भी मेरे को लगता है कोई ना कोई मकसद रहेगा कि जिससे कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा। उसके बाद हम गवर्नमेंट ने इस बारी जो अभी सारी चीज़ें नहीं आए, लेकिन मेरे को अभी स्नैपशॉट्स आए, तो ग्रीन बॉन्ड्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ग्रीन बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं उसमें। और जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि कुछ कलेक्शंस जीएसटी से हमारे पास 16% के कलेक्शन आए जी सर, और डायरेक्ट टैक्स से भी 15%, तो ये अलग अलग सेक्टर्स हैं जिनसे कलेक्शंस होगी। लेकिन ये देखना है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट्स है आने वाले समय में वो रिड्यूस हो, ना कि और बढ़े, हमारी बोरिंग्स ग्रोथ से ज़्यादा हमारी बोरिंग्स एक्यूमुलेट ना हो।